नमस्कार दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप सभी। स्वागत है भाई आपका फिर से अपने चैनल में अभिविद वैदिक वे में। तो भाई हम यूपी पुलिस की परीक्षा के बाद फिर से अब यूपीएसआई की तैयारी करवाने के लिए आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी करना भाई। तो हम आज स्टार्टिंग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये सबसे पहले जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये हैं हमारे हिंदी के। किसके? हिंदी का जो पेपर है उसके हैं, ठीक है। तो भाई आप कमेंट करते रहना, जो भी आप आंसर बताते जाओ आप कमेंट करते जाना, और लास्ट में जब अपना स्कोर बताना कि 40 में से कितने प्रश्न आपने सही किए। हम आंसर और सॉल्यूशन आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। तो भाई ये है पहला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब आपको तत्सम देखना है, तत्सम। अब आपको पता है तद्भव कौन से होते हैं, जो कि हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। अब आपके दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल दिख रहे हैं। ताला नहीं हो सकता, समझिए। अब आपको इस दोनों में पहचानना है कि इन दोनों में आपका तत्सम है कौन सा भाई। अब आपको पता है जो हमारा दृग है, इसका तत्सम हमारा दृग होता है। तो हमारा ये क्या है? तत्सम है, और ये तद्भव है। ये भी तद्भव है और ये भी तद्भव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। और यहाँ ये आप इसका वो देख सकते हो, क्या बोलते हैं, व्याख्या देख सकते हो इस प्रश्न की, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। इस दो प्रश्न में पूछा हुआ है आपसे कि भाई इनमें से आपका जो अल्प विराम का चिन्ह है वो कौन सा है? क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है? ये तो आपको पता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपको पता है कौन सा प्रश्नवाचक है? ये आपको पता है योजक चिन्ह, ये भी आपका होगा नहीं। और ये भी आपको पता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये भी आपका होगा नहीं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा? लास्ट और आखिरी ऑप्शन में क्या बचा? बी ऑप्शन हमारा बचा, जो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आराम से धीरे से चलते हैं, या आप व्याख्या देख लीजिए, ठीक है जी। देख ली व्याख्या। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, बस यहीं पर रोक देते हैं इसे। अब क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है? जो ये हमारा किसी है, ये आखिर है क्या? एक बार ऑप्शंस को नजर मार लेते हैं। ये संयुक्त सर्वनाम है, क्या ये सार्वनामिक सर्वनाम है, क्या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या ये यौगिक सर्वनाम है? आखिर है क्या? अब किसी किसी को बुलाओ, किसी कुछ मालूम हो रहा है किसको बुलाएं? भाई सिंपल है यार, ये तो भाई आपको पता ही होना चाहिए। हमारा ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा क्या है? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये आप व्याख्या देख लीजिए, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये व्याख्या पूरी आपने देखी। अब आ गया केस स्टडी। 4 से लेकर 6 तक अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर आपको देने हैं। तो भाई हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं ध्यान से एक बार। थोड़ा छोटा करते हैं, ये यहाँ तक अनुच्छेद है, फिर आगे भी है। अनुच्छेद पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद में एक बार देख लेते हैं। अरे यार इसको साइड में लगाते हैं पहले, चाहे हटा ही देते हैं, आप पढ़ना। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनमें उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी
वे पहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और तो भाई अभी एक कॉल आ गई थी, हम कहाँ थे, यहाँ थे कि हमारी, हाँ यहाँ थे हम, यहाँ पे सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने के दम्भ करते हुए भी हम अपने घर में क्या, घर में वामन ही बन रह गए। इस स्थिति को हास्यप्रद ही कहा जा सकता है। अब चलते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की ओर जल्दी से, टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी लगाना है प्रश्न। तो ये दे रखा है, उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। अब आपने पढ़ा है, इसमें किसके ऊपर बात हुई थी, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हाँ इसके ऊपर बात हुई थी। शिक्षा माध्यम के नहीं है, पाठ्यक्रम के ऊपर बात हुई थी। संस्कृति के ऊपर कोई बात नहीं हुई। शिक्षित जन और सामान्य जनता, जनता को बनी, हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। बड़ी आसान है प्रश्न, ठीक है, इसे छांटना बहुत आसान होता है। खैर अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या बोल रखा है, पढ़ लेते हैं जरा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। भाई सिंपल बोल रखा है, भारतीय भाषाओं पे जोड़ दो भाई, अपनी भाषाओं में, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या बोल रखा है, प्रश्न नंबर 6 में बोल रखा है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रखे हैं। खुशहाल जीवन प्रवाह से, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं। ये लाइन इस गद्यांश में दी हुई थी, तो हमारा आंसर ये ही हो जाएगा। सीधा सीधा जो लाइन दी हुई हमारा आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 7 में हम देखते हैं, 7 में क्या बोल रखा है। प्रश्न नंबर 7 में बोल रखा है, आपको सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो अलग आगे वो हमारा पैसेज खत्म हो गया। अब नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। सब में कौन व्याप्त रहता है भैया, बताइए, सोचिए और आंसर दीजिए भाई। सब में आपको पता है, इसे बोलते हैं सर्वव्यापी। सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है हमारा। ये आपको वर्तनी से ही हो जाएगा, आपकी वर्तनी आपकी सही होगी, तो उससे हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। हाँ अरे लिखा देखो, लिख रहा वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है बाकी, और हमारा ये वाला शब्द सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में हमारे में क्या बोला है, बड़े ध्यान से पढ़िए साहब। पुत्र शोक में कौन सा समास है, पुत्र शोक। अब आपको इसे आपको पहचानने का तरीका बड़ा ही आसान है, बड़े आसान तरीके से पहचान रखे हो। कर्मधारय है नहीं, द्वंद्वीय है नहीं, अव्ययभावे है नहीं, अब तत्पुरुष समास है। और इसमें अगर चारों ऑप्शन अगर तत्पुरुष के होते, उसमें तत्पुरुष का टाइप होता, कर्म तत्पुरुष हो, तब आप फंस सकते। ये एग्जामिनर ने बहुत ही इजी कर दिया, क्योंकि अलग अलग समास देती है, तो ये बड़े आसानी से पहचान में आ रहा है, ठीक है। इसका पता क्या है, इसे हम तोड़ते हैं। एक है पुत्र शोक, मतलब पुत्र के लिए शोक, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, खोल के मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। तो समास हो गया इसमें। अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं भाई। महत्व में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, पहले प्रत्यय हमारा होता क्या है। प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखो, महत्व तो आना चाहिए, महत्व नहीं होगा, वह नहीं होगा, मन नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। अब देखिए 10, प्रश्न नंबर 10 में क्या बोल रखा है। प्रश्न नंबर, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। लिखवाता है, क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हमारी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा 10वें का डी हमारा हो जाएगा आंसर। 10वें का डी पे हम टिक कर देंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 कहाँ है हमारा, 11 ये रहा। 11 हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोल रखा है। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। कोर्ट मार्शल क्या है, हमारी कहानी है, या हमारा नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है, ठीक है जी। अब पहले कोर्ट मार्शल को जान लेते हैं। कोर्ट मार्शल आखिर है क्या, किसने लिखा है, क्या है। आपको बता देता हूँ, जो कोर्ट मार्शल है, ये स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जो सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार है। नाटक बाल भगवान, कालकोठरी, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, ठीक है। तो क्या है, ये नाटक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बड़ा इजी प्रश्न है साहब।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हम भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानेंगे? इसे वर्ण मानेंगे, उच्चारण मानेंगे, शब्द मानेंगे, पद मानेंगे। उच्चारण तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो इससे तो हटा ही दो। अब इन तीन छोटा क्या है? पद तो बड़ा होता है, शब्द भी बड़ा होता है, हमारे क्या वर्ण से छोटा है, तो हमारे का ये हमारा बड़ा आसानी से हम छांट सकते हैं आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। आई कुछ बात समझ में? अगर नहीं आई तुम्हारी कुछ बात समझ में, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं जी। ये हमारे 13 की ओर रुक गए यहाँ पे। बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ये कर लेते हैं बड़ा। प्रश्न नंबर 13 हमने कर लिया बड़ा। पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्ण दिशा। अब पूर्ण दिशा के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा भाई? प्राची होगा, उदीची होगा, प्रतीची होता या अवाची होगा? पूर्ण दिशा होता है प्राची। क्या होता है? प्राची माने पूर्व। ये पूर्ण नहीं, ये पूर्व होना चाहिए भाई। पहली बात तो ये है, क्या है? पूर्व होना चाहिए। पूर्व को कहते हैं प्राची बोलते हैं हम, उत्तर को उदीची बोलते हैं, पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं और दक्षिण को अवाची बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आप व्याख्या भी यहाँ पे नीचे देख सकते हो इसकी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर, ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 14। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत का नाम आप सोचिए और जल्दी मुझे बताइए। आखिर इस आलवार महिला संत का नाम है क्या? जल्दी बताइए, जल्दी। इतना भी टाइम मेरे पास नहीं है, जल्दी सोचिए और जल्दी बताइए मुझे। आपको बता देता हूँ, इनका नाम है आंडला। आंडला आंडला मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो आपको बताता हूँ, जो आलवार महिला संतों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है, 12 हैं पूरे। ठीक है, और इसमें एकमात्र महिला हमारी कौन सी है? आंडला है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन हैं? ये आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। हानूस नाटक के लेखक कौन है? आपको बता देता हूँ, हानूस नाटक के लेखक, ये तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, भीष्म साहनी जी हैं। कौन है हमारे? भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी हैं। और इसका प्रकाशन आपको बता दूँ 1977 में हुआ था। और जो इनकी अन्य जो कृतियाँ हैं वो बता देता हूँ, आती हैं एग्जाम में। भाग्य रेखा है, माधवी है, रंग दे बसंती चोला इनकी है ये। कौन सी? भीष्म साहनी क्या है? रंग दे बसंती चोला भी इनकी है। और एकर है, आलमगीर, मुआवजे, कबरा खड़ा बाजार में, सब इनकी हैं, भीष्म साहनी जी की। ठीक है, आप याद कर लेना। आप बता देता हूँ आपको प्रश्न नंबर 16। 16 में क्या बोल रखा है? 16 में देख लेते हैं बड़े प्यार से। ये 16 प्रश्न को देख लेते हैं। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? बताइए, सोच के आंसर दीजिए। मेरे अनुसार तो ये भाई रविदास जी ने किया है। मुझे तो भाई ये लगा आंसर। आप अपना देख लीजिए क्या है तुम्हारा आंसर और कमेंट कर दीजिए मुझे। ठीक है जी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला है? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? ज्ञानपीठ फेवरेट प्रश्न है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया ही आया था ज्ञानपीठ का, तो इसे आप रट लेना भाई साहब। आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा डी, 2005 में मिला था। अब मुझे कोई ये बता सकता है, कोई शेर, कि इनकी किस कृति के लिए इन्हें मिला था? बता सकते हो? कुंवर नारायण को साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान का सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण की कुछ प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं: चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम, आमने सामने, आदमी बहाने आदि। ठीक है, चलो तो मिल गया ने। अब चलते हैं हम आगे। 2005 में मिला था, उससे ध्यान रखना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं वाला छांटना है, जो नहीं है। आपको बता देता हूँ, पहले देखते हैं है कौन सी। चंचला है, इंद्रा है, अमला है। ये भारती किसका है भाई? ये भारती शब्द किसका है? किसका है? किसका है? ये सरस्वती माता जी का है। भारती, वागेश्वरी, वागदेवी, शारदा, हंसवाहिनी, ये क्या है? सरस्वती माता जी का है शब्द है भारती। तो इसमें से हमारा कौन सा जाएगा? यही नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे हमारे प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में हमारा क्या बोला है? इस चिन्ह को क्या कहा जाता है साहब? जो चिन्ह दे रखा है आपके सामने,
इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पूर्णविराम नहीं जी, निर्देशक नहीं जी, अल्पविराम नहीं जी, एक अर्धविराम। ऑप्शन से करिए ना, अर्धविराम हमारा ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 की ओर ऐसे जाएंगे, फिर नीचे बढ़ेंगे, हाँ, धीरे 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 धीरे। ये आ गया हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर क्या बोल रखा है इसने? इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? भाई ये तो भाई आपको बताना ही पड़ेगा। बड़ा ही इजी प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है वो किसने इनका संकलन किया था? ये बहुत ही इजी प्रश्न है आपके सामने। ये हमारे गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, ठीक है, और 1604 ईस्वी में किया था, ठीक है जी। इस गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर। ये आ गया प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 21। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ, ओष्ठ किसका? बताइए मुझे, ओष्ठ बताइए। ओष्ठ क्या है? मतलब आपके होठ इसमें टकराए हैं। ग में टकरा रहे हैं? नहीं, ये तो कंठे हो जाएगा भाई। त में टकरा रहे हैं, ये दंते हो जाएगा भाई। दांत, दांतों से जब टकराई हमारी जीभ। च च में टकरा रहे हैं तो तालब भी हो जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा भाई। तो हमारा आंसर होगा क्या आखिर? जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचेगा वो प। प बोल के जो आपके होठ आपस में टकराएंगे तो आप प, ये हमारा प हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 22। क्या बोल रखा है इस भाई ने? 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? लो भैया, लो जी, घटनावाचक आ गया इसमें। अब मुझे घटनावाचक में एक बार बता दीजिए कि घटनावाचक का उदाहरण कौन सा है? क्या भैया तीसरा है, तिगुना है, तीनों है? तीन है। आप सोच रहे हो यार तीसरे में भी तो गणना हो रही है, तीनों में भी गणना हो रही है, तिगुना यार संख्या तो सामने आ रही है, पर गणना, ये गणना की पूछा, हम गणना कैसे करते हैं भाई? ये हमारा पूछा है। अब बताता हूँ तीसरा क्या है। पहला दूसरा ये क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रम। और तिगुना क्या बता रहा है? तिगुना बता रहा है आवृत्ति। क्या गुना होगी? तीन आवृत्ति किसकी? तीनों क्या बता रहा है? समुदाय बता रहा है, दोनों सौ तीनों समुदाय। पर जो 1 2 3 ये हमारे क्या बता रहा है? गणना बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ये वाला होगा, ठीक है भाई। वही हिंदी को इतने हल्के में ले मत लेना मेरे दोस्त। तो प्रश्न नंबर हम 23 पे चलते हैं। 23 में क्या बोला है? 23 में हमसे बोला गया है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अरे भैया ये है, ये वाला है छत्र ज्ञान। छत्र ज्ञान तुम्हारे ये होते हैं, और छत्र ज्ञान और श ये हमारे वो होते हैं, क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब किससे बना होता है? क और, अरे यार ये हमारा किससे बना होता है? ये हमारा ये एक सेकंड, ये हमारा इससे प्लस इससे ये हमारा बना होता है भाई साहब, ठीक है। श होता है हमारा, ठीक है जी। ये यहाँ पे आधा नहीं पूरा होता है, ये वाला यहाँ पे आधा नहीं होता है, ये पूरा होता है। यहाँ का आधा होता है हमारा, और हमारा ये श पूरा होता है, तो हमारा 6 बन जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर डी। हेलो भाई, समझ में आ रहा चाहिए तुम्हारे, बस और कुछ नहीं हमारा। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत बड़ा इजी प्रश्न छाप दिया भाई आपने। पंचामृत, जहाँ संख्या हो जाए सामने, जहाँ संख्या सामने आ जाए वो क्या होगा भैया? क्या होगा भाई बताओ? जहाँ संख्याएं सामने आ जाएं वो आखिर होगा क्या? वो होगा हमारा दीर्घ। संख्यावाची को हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ समास हमारा होगा पंचामृत, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे दे रखी होगी, कहाँ है व्याख्या? थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए फलदायी होगा ये आपसे पढ़ना। अब पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 25 को एक बार। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? वाह, ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है। और अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। 3 आपको पहचानने होंगे कौन कौन से 3 इसमें हैं और बाकी नहीं हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। पहले तो आपको मैं अष्टछाप के कवि बता देता हूँ। सबसे जो पहले कवि थे कुम्भन दास। कुम्भन दास, सूरदास, सूरदास में है, ये वाले भी हैं। सूरदास हो गए, कुम्भन दास हो गए, सूरदास हो गए, और परमानंद दास हो गए, कृष्णदास हो गए, नंद दास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, चीतर स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए,
सीत स्वामी यहाँ पे आ गए, गोविंद स्वामी यहाँ पे आ गए, कौन बचे हमारे? हरिदास बचे। तुम्हारा क्या आ जाएगा? जिसका सी हमारा आ जाएगा। ठीक है, इन्हें याद कर लेना, अक्षर भी आना ही आना यूपीएससी में प्रश्न है। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 26 हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली नहीं आती? तब देखते ही टिक करने वाला प्रश्न है, देखते ही। जैसे मैं जाऊंगा तो तेलुगु ठोका, कन्नौजी, अवधी, वांगरू सब हिंदी भाषा की बोलती है, पर तेलुगु नहीं है, बल्कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो एक प्रश्न आ गया, तद्भव का पहले भी आया था और ये भी आया, कौन सा शब्द तद्भव है? मतलब इसमें तद्भव पूछा है, इसमें तद्भव नहीं पूछा था, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? तद्भव है दिवाली है, बाकी कोई नहीं, द्विवेदी नहीं है, धात्री नहीं है, तो लिखा नहीं है, बाकी ये दिवाली हमारा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, अशुद्ध हो गया, तो पढ़ते ही अशुद्ध हो गया। ठीक है, राम के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम, अनेक नाम बोला, अनेकों नाम, ये गलत है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मुझे कहीं तक सही लग रहा है, छोड़ते हैं। मेरे को जाना है, मुझे जाना है, मेरे को जाना है, ये क्या है? ये भी गलत हो गया। 28 का सी ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं 29 में पे। अरे यार ये भी तो मैंने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ये हिंदी का ही है, सामान्य ज्ञान का भी, ऐसे कुछ भी मान सकते हो। उसका आंसर मुझे बता दीजिए कौन थे। प्रथम राजभाषा जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका इसने पढ़ा होगा संविधान, उसे पता होगा, बीजी खेड़ थे। कौन थे? बीजी खेड़ थे। और अनुच्छेद 344 में भारतीय संविधान के क्या है हमारा? राजभाषा आयोग का गठन है, और 7 जून 1955 को उसका गठन हुआ था। और प्रथम वजह बाल गंगाधर खेरे, जो इससे न लगा पाए बीजी खेरे को, पूरा नाम उसका है बाल गंगाधर खेरे था इनका। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारोटी परिवार की भाषा नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, आप देख लीजिए। पहला जो भाषा वाला टॉपिक है, भाषा और बोलियां वाला, उससे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो उस वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेना भाई। ठीक है, तो आपको बता दूं, भारत भाषा का जो नहीं है, हिंदी भी हमारी है, मराठी है, गुजराती है, पर हमारी मलयालम नहीं है। जो मलयालम है द्रविड़ भाषा का है। ठीक है, अब बाकी हम प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। 31 वह आया है, वह आया है, वह आया है, किसका उदाहरण है भैया? वह आया है, और बड़ा कर लेते हैं यार। हाँ, वह आया है, वह आया है किस काल का उदाहरण है? क्या पूर्ण काल का है? पूर्ण वर्तमान का है? आया है, आया, आया तो है यार, आ गया है और आया है, पूर्ण तो हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा, बाकी हम देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 31 में का, बाकी आप देखना 32 में। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम है, ये भाई अच्छा प्रश्न है, और इसे आप सोचिए और मुझे बताइए इसका सही आंसर। पाश्चात्य का विलोम क्या है? पाश्चात्य और पौवार्त्य, पौवार्त्य, इसका क्या हो जाएगा? पौवार्त्य होगा। शाश्वत का क्या होगा विलोम? क्षणिक, शाश्वत का क्षणिक हो जाएगा। पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती, अपरवर्ती, विदेशी का देशी। ठीक है भाई, तो हार्ड प्रश्न है नहीं। 33 देख लेते हैं। निम्न वाक्य में गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीबों को दान दो किस कारक का उदाहरण है? ये जो वाक्य है किस कारक का उदाहरण है, इसमें ये पूछा गया है, ये आप बता दीजिए मुझे। ये गरीबों को दान दो, दो संप्रदान, दान संप्रदान। ठीक है, बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन यार। जल्दी भाई, टाइम बहुत खिंच गया यार। 34 पे चलते हैं। कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग इनमें से क्या होता है? सामान्य भूत में होता है। अब अधिकतर इसका प्रयोग कहाँ होता है? किस वाक्य में होता है? सामान्य भूत में होता है, सामान्य वर्तमान में होता है, सामान्य भविष्य में होता है, संदिग्ध भूत में होता है, कहाँ होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए सर, भाई बताओ यार, ट्रिकी क्वेश्चन है भाई।
ट्रिक है इसका, ज़्यादातर प्रयोग होता है सामान्य भूति में होता है। किसमें होता है? सामान्य भूति में होता है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लेना इसके बारे में। 35 घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। यार तो बड़ा सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं यार। घी के दिए बुलाने का मतलब आप पर प्रसन्न होना। बाकी उत्सव दिवाली कोई घी के दिए कब जलते हैं? दिवाली हो गया। ओ मेरा ये नहीं होगा आंसर, ये होगा इसका भी आंसर, ठीक है। बहुत से लगा के आ जाते हैं ऐसे, भाई बता रहा हूँ ऐसे नहीं लगाना प्रश्न में, ठीक है। लॉजिक के साथ लगाना है थोड़ा सा। मुहावरा है, मुहावरे में हमेशा आंसर थोड़ा मुहावरा का होता है, ठीक है। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? बताइए भैया, ऐसी कौन सी रचना है इससे बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी अपने टाइम पे? भाई साहब वो है चंद्रकांता। कौन सी है? चंद्रकांता, ठीक है जी। इसे लेखक कौन है? इसके देवकी नंदन खत्री हैं। और ये उपन्यास अपने समय में भाई साहब अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। तो ऐसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी, ठीक है। अब चलते हैं हम 37 पे। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय में से कौन सा है? छलिया, छलिया भैया, छल प्लस इया बन जाएगा हमारा छलिया, तो सीधा हो गया ए हमारा, ठीक है। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? 38 में का बता दीजिए कौन सा है उपसर्ग, कहाँ जोड़ा जाता है? एक होते हैं प्रत्यय, एक होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, कर दिया। अब आगे प्रश्न नंबर 39। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ऐसी कहानी से याद कर लो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसी कहानी सी होती है उसे याद कर लो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए उपादान से अलगाव संबंध का के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है ये ओवर यार जी, ठीक है। ये अब लास्ट प्रश्न आपके सामने है भाई, इसका आप आंसर आपने देख ही लिया, अगर ऊपर बढ़ जाता था। अब बताइए इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को धारण, मध्यम पुरुषवाचक मध्यम में कौन आते हैं? 40 में का बताइए मध्यम में कौन आएंगे? मध्यम में आएंगे भाई तुम, तू का, इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मध्यम में आते हैं, ठीक है। तो मुझे आप अपना स्कोर बताना कितना आपका 40 में से कितने आपने ठीक किए। और चैनल सब्सक्राइब ना हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब फिर से हमने चैनल स्टार्ट कर दिया है बहुत दिनों के बाद। धन्यवाद।